जी सर। इनका जो विवाह है वो आपने ठीक कहा, इनका जो विवाह है वो 2019 के नवंबर में हुआ है, गुरु की दशा में ही हुआ है। ठीक है, अब बताइए इनका जो विवाह है वो कैसा है या कैसा रहेगा, बताइए। सर इनका विवाद तो मतलब बुध गुरु राहु प्लस केतु। सर इनका विवाद तो जैसे कि एक होता है कि ज्यादा यदि लगाव रखते हैं अपने फैमिली लाइफ में तो इनका विवाद सही नहीं चलेगा सर, क्योंकि उसमें गुरु की भी नजर है प्लस और राहु भी देख रहे हैं। मतलब राहु का तो ऐसा नहीं देख रहे लेकिन बुध और गुरु का दोनों का है सर। और प्लस केतु बैठे हुए हैं इनके घर वाले में, और प्लस इनके घर के जो मालिक हैं वो शनि है जो इनके सोशल लाइफ में बैठे हुए हैं, जैसे सोशल लाइफ बड़े भाई बहन में। तो मतलब थोड़ा सा इनका जो ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे शादी की तरफ या ज्यादा एक्टिविटी रहेंगे वाइफ की तरफ, तो इनके थोड़ा सा शादी में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यह ऐसे एक जैसे फीमेल की जैसे यह एक फीमेल की कुंडली है। जी। तो इनको जैसे कि एक दो तीन चार छह सात, गुरु मतलब हो गए पिता। सर इनका मतलब वही है जो इनके हिसाब से, मुझे हिसाब से जो लग रहा है केतु का और प्लस गुरु की नजर वगैरह है इन पे, तो थोड़ा बहुत इनका शादी अच्छा भी रहेगा। लेकिन एक ही चीज है कि ज्यादा इनको लगाव ना रखने से सही रहता है। जैसे कि होता है कि बहुत उसी चीज में डूब जाना, तो वो वाली चीज में इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चलिए ठीक है। आप सबसे पहले इतना कुछ ना देखने की आवश्यकता है, सबसे पहले यह देख लीजिए उस भाव में जी। हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव के, ठीक है। अब जी सप्तम सर। भाव में बैठा कौन है, सप्तम भाव में हम देख लिया केतु। केतु बैठा है, ठीक है। हम्म। अब केतु यहाँ बैठा है तो इफ्लेक्टेड है या नहीं वो देख लीजिए। यदि वो हम्म। इफ्लेक्टेड है तो वो समस्या क्रिएट कर रहा है। तो इनकी कुंडली में गुरु जो है वो त्रिचराय है, और गुरु तीसरा त्रिशराय है। होकर, हाँ गुरु त्रिशराय होकर देख रहे हैं। उसके बाद बुध जो है, बुध भी त्रिशराय है और बुध भी देख रहे हैं। हम्म। सबसे ज्यादा हम्म। डिग्री जो है वो बुध की ज्यादा है, जिसके कारण इनके हम्म। दाम्पत्य जीवन में समस्या क्रिएट होगी, ठीक है। अब इससे जी आगे सर। हम आगे जी अब इससे आगे हम आगे बढ़ते हैं। एक रूल कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। 3, 6, 8 और 12 भाव में बैठे ग्रह दाम्पत्य जीवन के लिए एक कीलर का काम करते हैं, दाम्पत्य हम्म। जीवन को बहुत हद तक समस्या देते हैं। 3, 6, 8 और 12 घर में बैठे हुए ग्रह यदि इफ्लेक्शन में हो, यदि वो पीड़ित अवस्था में हो तो। अभी इनकी हम्म। कुंडली में कौन है, शुक्र है। जी। तीसरा तीसरे में शुक्र है, 12वें में मंगल हम्म। है। शुक्र और मंगल पीड़ित अवस्था में है, देखिए। सर शुक्र तो दो, ऐसा सर शुक्र किसी से चार, मंगल की दृष्टि पड़ रही है सर, चौथी दृष्टि इन पे बाकी। और मंगल की चौथी थोड़ा दृष्टि पड़ रही है तो वो मैलेफिक कहाँ जी। है, वो तो अच्छे ग्रह है ना। जी। मंगल तो कार्यात्मक रूप में शुभ है, मंगल नैसर्गिक रूप तो, में शुभ है, लेकिन इस कुंडली में कार्यात्मक रूप में तो मैं पंचम और उससे वो दशम शुभ के है। स्वामी है, तो वो हाँ तो अच्छे सर इनकी स्थिति तो में है। अच्छी स्थिति में है, तो शुक्र बाकी और किसी से तो पीड़ित नहीं है तो इसमें। तो इन्हें मूलतः समस्या जो पहुंचाने वाला प्लानेट है इनके विवाह में वो बुध है और केतु है, बुध। ठीक है। हम्म। बुध और जी। केतु है। तो जब इनके जीवन में केतु की दशा प्रारंभ होगी, जो ये आपका केतु का प्रारंभ हो जाएगा 13/9/2024 से, तो संभवतः इनके तलाक होने की संभावना भी व्यक्त की जाती है। क्यों? क्योंकि केतु अलगाव है, केतु चीजों से आजाद आपको करता है। केतु कहता है कि आप यदि छोड़कर, अर्थात हम कहें तो केतु समर्पण है। केतु क्या है, समर्पण है। जी। केतु कहता है कि अपनी इच्छा को मत रखो हमारे सामने, अपने आप को हम्म। हमारे ऊपर समर्पित कर दो। यदि हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं ऐसा कर दो, वो कर दो, ये कर दो, इतनी सारी चीजें उनसे मांगते हैं, और वहां समर्पण का हम्म। भाव नहीं होता है। लेकिन केतु जो है वो कहता है भाव, मुझे भाव चाहिए। तो केतु हम्म। समर्पण है, आप आगे समर्पित अपने आप को कर दीजिए, सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं आएंगी। यह जो जातक है यदि ज्योतिष या आयुर्वेद इन सब से जुड़ा हो,
तो भी इस जातक के दाम्पत्य जीवन में जो कठिनाइयां आने वाली हैं वो नहीं आएंगी, यदि यह अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दे कि भाई जो होगा देखा जाएगा, अपने इस दाम्पत्य जीवन को मुझे अच्छे से जीना है, अपने आप को हम्म। समर्पित कर दे। समर्पित क्या करना है, जैसे वैराग्य, केतु क्या है, वैराग्य है। बैरागी को क्या वैराग्य। चाहिए, कुछ नहीं। बैरागी बस को क्या चाहिए, उसे सिर्फ भगवत प्रेम चाहिए, भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम। चाहिए। उसमें उसे कष्ट हो, दुख हो, काटे गड़े, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ भगवत प्रेम चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करता है। तो वैसे ही इनके दाम्पत्य जीवन के लिए है कि इन्हें अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना होगा। वही जो भी हो, मुझे अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर करके चलना है। ठीक है, चलिए। सर खास करके इनको जैसे 13/9/2024 से 25 के बीच में, इसमें केतु की महादशा और केतु के अंदर दशा है, उसमें कुछ हम्म। ज्यादा इनको कष्ट आएगा, इसमें तो ज्यादा ही। हाँ, हाँ, निश्चित आएगा, बहुत ज्यादा कष्ट इन्हें हम्म। देखने को मिलेंगे इनके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत। 25 के बाद इनको थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है, जिसमें केसु में जो सूर्य की अंतर्दशा वगैरह आएगी तो। हम्म, निश्चित। जैसे और यदि विशेष आप कुछ जानना चाहते हैं, जैसे इनके कुंडली के अंतर्गत आप जानना चाहते हैं कि भाई विवाह इनका कैसे हुआ, तो हम्म। गुरु के अंतर में विवाह हुआ। गुरु कहाँ का लॉर्ड है, गुरु जो है वो नवम भाव का लॉर्ड है, तो एक दूरी हम्म। को दर्शाता है। तो इनका जो विवाह हुआ है वो लगभग 8-9 घंटे की दूरी है इनके जन्म स्थान से। ठीक है, चलिए। अब थैंक यू सर। कुछ चीजें, हाँ धन्यवाद, कुछ चीजें ले लेते हैं हम लोग। एक वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाइए। जी, कुंडली बन गई। राहु गुरु थर्ड हाउस, राहु और गुरु थर्ड हाउस में है। शुक्र छठे भाव में है। शनि और केतु नवम भाव में। बुध जो है वो दसम भाव में। अब आप लोग यह देखिए कि इनका जो विवाह है, इनका विवाह किस दशा में हुआ, देखिए। जी, अब इस कुंडली में आप लोगों ने बताया, विक्रम जी आपने बताया है, विक्रम शनि अंतरदशा में, सूर्य एंड मंगल गुरु दशा में। विक्रम जी आप यहीं पे रहिए। चलिए, एक जो विक्रम जी का उत्तर है वो बहुत बेहतर है। शनि की दशा में ये जातक जातिका का विवाह हुआ है, एक फीमेल की कुंडली है। ठीक है। अब शनि की दशा में क्यों विवाह हुआ, जैसे क्लास के प्रारंभ में मैंने आप लोगों से बताया कि आपके जितने ज्यादा प्रश्न आएंगे उससे आप कुछ ज्यादा सीख पाओगे।
और ज्यादा प्रश्न लाने के लिए, ज्यादा प्रश्न करने के लिए आपको कुंडली पे विचार करना होगा, 2 4 10 कुंडलियां आपको देखनी होंगी। तो उससे आपको जाकर जानकारी मिलेगी कि हाँ, इस कुंडली के अंतर्गत ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो क्यों बन रही हैं, तो आपके प्रश्न आएंगे। यह जो इस कुंडली में शनि की अंतर्दशा में विवाह क्यों हुआ? शनि का तो दसम भाव से, सप्तम भाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन शनि जो है वो अपनी 10वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर शनि की दृष्टि गई है, 10वीं दृष्टि शनि की गई है, जिसके कारण जातिका का विवाह शनि की अंतर्दशा में हुआ है। लेकिन सदैव देश काल परिस्थिति को जब हम लेके चलते हैं तो एक बात को देखना अति आवश्यक होता है। जो जातक की आप कुंडली देख रहे हैं, क्या उसकी इच्छा है विवाह करने की या उसकी इच्छा नहीं है? क्योंकि आप तो दसम सप्तम और सप्तमेश को देखकर आप तो बता देंगे हाँ भैया तुम्हारा क्या है क्या नहीं है। लेकिन यदि उसकी इच्छा ही नहीं है विवाह करने की, यदि उसकी इच्छा ही नहीं है विवाह करने की, तो फिर आप वहां कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब उसकी इच्छा ही नहीं है तो उसके दशा आए चाहे गोचर आए, कुछ भी आए, उससे कोई उसका मेन प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है। तो इससे हम यहाँ क्या सीखे हैं, उससे यही है कि भाई किसी भी प्रकार, जैसे 3 संबंध हम लेके चलते हैं, परस्पर दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन और एक युति संबंध। लेकिन इस क्षेत्र में एक और लेंगे हम कि परस्पर नहीं, सिर्फ दृष्टि संबंध भी होगा तब भी विवाह जातक का होगा। शुक्र की दृष्टि शनि पर नहीं पड़ रही है, लेकिन सिर्फ शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। अब यही शनि जो है वो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और शनि, यही शनि जो है वो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। और शनि की दृष्टि यदि किसी ग्रह पे पड़ रही होती, मान लीजिए शनि सप्तम भाव के स्वामी है और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर पड़ रही है, तो शुक्र की दशा में भी जातक का विवाह हो जाएगा। अर्थात किसी भी प्रकार से यदि संबंध बन रहा है तो उस जातक का विवाह उसमें हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, कुछ कुंडली आपने देखा होगा या कुछ कुंडलियों में विवाह का योग जो है वो, विवाह आज व्यक्ति का हुआ है लेकिन विवाह का योग जो है वो 2 साल के बाद बता रहा है। या फिर कुछ कुंडली में आपने देखा होगा कि अरे यार जिसकी कुंडली तो बहुत बेकार है, नहीं, यार नवमान से देखना है। कुछ कुंडली में आपने देखा होगा कि भाई ये कुंडली जो है वो तो बहुत बेकार है, इसका तो दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन तभी उस आप देख रहे हो कि एक छत के नीचे वो लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से वो लोग हैं, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो आपको दिख रहे हैं कि एक छत के नीचे दोनों हैं, लेकिन वो दोनों एक छत के नीचे हैं नहीं। एक छत के नीचे होकर भी वो दोनों एक छत के नीचे नहीं है। दोनों की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो सिर्फ आप देख रहे हो तो ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर दूसरा एक और चीज आपको देखने को मिलेगा कि भाई ठीक ठाक तो चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि एक है तो जम्मू कश्मीर में है और दूसरा है जो चेन्नई में पड़ा हुआ है। यह भी जो है वो दाम्पत्य जीवन को दिखा रहा है कि अच्छा नहीं चल पा रहा है। दूसरा, जैसे देश काल परिस्थिति के अनुसार दाम्पत्य जीवन में आने के बाद आप बहुत ऐसी कुंडली में देखेंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विवाह तो उनका आज हुआ है, कुछ दिन बाद हुआ है, लेकिन उनके कुंडली में विवाह का योग आपको 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद दिख रहा है। ठीक है। तो उनका जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो 6 महीने बाद जाकर क्रिएट हुआ है, जिसके कारण उनकी कुंडली में ऐसे योग दिख रहे हैं। क्योंकि दाम्पत्य जीवन जो है वो कई कारणों से जुड़ा होता है। 12वें भाव से भी जुड़ा है क्योंकि वो शयन कक्ष है, सैया है। ठीक है। अब ये जो कुंडली आप लोगों ने देखी, अब इस कुंडली में देखिए, क्या कुंडली अच्छी है विवाह को लेकर? सप्तम
भाव का स्वामी शुक्र छठे में गया है, और उस पर दृष्टि किसकी गई है? शनि की गई है। शनि कहाँ के लॉर्ड हैं? शनि त्रिसटाएं हैं। अब आप स्वयं बताइए, क्या यह जो जातिका हैं, इनकी इनका जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वो बेहतर चलेगा? आप लोग बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो बेहतर चलेगा? नो। लेकिन यदि हम कहें कि यह जो जातक है, यह जो जातिका है, जिनकी यह कुंडली है, वो डॉक्टर हैं, तो अब चलेगा? यदि ये जो जातक हैं वो डॉक्टर हैं तो चलेगा? अब यह बताइए। यस। शनि के साथ बैठे कौन है? केतु बैठे हैं। शनि से अपने रिजल्ट को कौन शेयर कर रहा है? केतु शेयर कर रहा है। जब शनि की दशा आएगी तो केतु का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा इस जातिका के जीवन में। ये जिनकी कुंडली है, ये खुद डॉक्टर हैं, और इनके पति जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई समस्या दाम्पत्य जीवन में नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या दाम्पत्य जीवन में नहीं है। एक कुंडली मैं और आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट समय देंगे। जब आप लोग प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस मुझे कराना है। यह कुंडली देखिए और बताइए इस जातिका का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। कब विवाह हुआ है? कब विवाह हुआ है, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? सबसे पहले देखिए सप्तम भाव में बैठे कौन है? राहु और शुक्र। जब शुक्र की दशा आई तो जातिका का विवाह हुआ, क्योंकि शुक्र जो है वो सप्तम में बैठे हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा कि भाई राहु शुक्र दोनों बैठे हैं। राहु जो अच्छी स्थिति में नहीं है, और शुक्र त्रिसराय हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, और आठवें भाव के स्वामी हैं। तो यह विवाह है वो कैसा चलेगा, आप लोग सजेस्ट कीजिए, बताइए हमें। इतना कुछ कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। इस जातिका का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, बताएं। प्रवीण लता जी, आपने लिखा है वो बहुत अच्छा है, रिफ्लेक्टेड है। लेकिन विवाह यदि कल्चर के विरुद्ध होता है, जाकर अनऑर्थोडॉक्स तरीके से विवाह होता है, तो ठीक रहेगा। परंतु यदि हम कहें एक एस्ट्रोलॉजर की पत्नी की यह कुंडली है, तो एक एस्ट्रोलॉजर की पत्नी की कुंडली है तो
या दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? अब बताइए। अब आप लोगों ने समझा कि हमारे कर्म जो हैं वो कैसे कुंडली पे अप्लाई होते हैं, कैसे हमारे कर्म काम कर रहे होते हैं। कर्मा अलाइनमेंट जो है वो कैसे काम करता है वो आपने अच्छे से समझ लिया। कि जिनकी कुंडली है, इनके जो हस्बैंड है वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और विवाह वैवाहिक जीवन बिल्कुल सुखद है, अच्छा है, कोई उसमें समस्या नहीं चल रही है। तो यहाँ भी चीजें सामने आई कि इस कुंडली में यूटिलाइजेशन के कारण चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। यदि यूटिलाइजेशन नहीं रहा होता तो चीजें थोड़ी अलग तरीके से चलती। एक बात सदैव याद रखिएगा, ज्योतिष में या हमारे भाग्य में जो हमने देखा है आज तक, इस उम्र तक, वो यही हमने देखा और जाना है, ज्योतिष हो या आपका भाग्य हो, इसमें यदि आपके कुंडली के या फिर आपके पूर्व जन्म के पंचम भाव की स्थिति अच्छी है, तो यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली होते चला जाएगा, आपको यूटिलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंचम नवम से कुछ कक्षा पहले हम लोगों ने समझा था, 1 5 9 भाव जो हैं वो अच्छे होने अति आवश्यक होते हैं कुंडली में, जैसा गुरुदेव बताते हैं उसके अनुसार 1 5 9 भाव बहुत अच्छे होने चाहिए कुंडली में। 1 5 9 यदि अच्छा है तो आपके जो ग्रह हैं वो खुद आपको यूटिलाइज करते चले जाएंगे, आपको यूटिलाइजेशन के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके जो 1 5 9 के लॉर्ड या 1 5 9 के में बैठे ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको खुद यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको खुद यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हमने जो कुंडली बनाई थी वृश्चिक लग्न की, उसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा शनि की अंतर्दशा विवाह हुआ, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि सप्तमेश पर जा रही है। सबसे ऊपर में लिख लीजिएगा नववांश कुंडली, सबसे ऊपर में अंकित कर लीजिएगा नववांश कुंडली, क्योंकि ऐसा ना हो जैसा अभी प्रवीण लता जी ने पूछा कि भाई या नववांश पे बात हम लोग कर रहे हैं या फिर लग्न पे, तो चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। एक रूल लिख लीजिए, बहुत अच्छे से सजा कर लिख लीजिए एक रूल। सप्तम भाव या सप्तम भाव या सप्तम भाव के भावेश में विवाह नहीं हुआ तो भयात भावंग का उपयोग करें। समझ रहे हैं इसे कैसे उपयोग करना है? जैसे सप्तम भाव या सप्तम भाव के भावेश, जैसे इस कुंडली में हम बात करें तो इस कुंडली के सप्तम भाव में बैठे कौन है? राहु शुक्र हैं। सप्तम भाव के भावेश कौन हो जाएंगे? बुध हो जाएंगे, सप्तम भाव के लॉर्ड। यदि इन तीन ग्रहों के अंतर में विवाह नहीं होता है जातक का, तो आपको देखने की आवश्यकता भयात भावों को। भयात भावों क्या कहती है? उस भाव से उतना ही लेके चलेंगे, तो सप्तम को देख रहे हैं तो सप्तम से सप्तम, लग्न को देखेंगे और लग्न से फिर हम देखने का प्रयास करेंगे क्या चीजें मैच कर रही हैं या नहीं। लेकिन 99% कुंडली में आपको यह सप्तम भाव का जो रूल है वही आपको काम आएगा, वो भयात भावों को कुछ ही कुंडली में आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। ज्योतिष जो है वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार काम करता है, जैसे आप लोगों को भी पता है। देश काल और परिस्थिति, जैसे आज के कई साल पहले या आज चीजें थोड़ी अलग हैं। जैसा देश है, जैसी परिस्थिति है, जैसा समय चल रहा है, उसके अनुरूप ही हम कार्य करें तो बेहतर रहेगा। दूसरा प्रश्न है विवाह में प्रॉब्लम कब आएगी? विवाह में प्रॉब्लम कब आएगी? तो जिस रूल पे हम लोग बात किए थे 3 6 8 और 12,
में कोई भी ग्रह बैठेगा या पड़ित अवस्था में होगा तो वह अपनी दशा व अंतर्दशा में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 3, 6, 8, 12 भाव में कोई ग्रह बैठेगा या पड़ित अवस्था में होगा तो वह अपनी अंतर्दशा में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा छठे भाव। छठे भाव में बैठा ग्रह यदि पीड़ित अवस्था में हो तो वह सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देगा आपको दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत नववान कुंडली में। इसे देखना है। छठा भाव ही क्यों? छठा भाव क्या है? जब आप छठे भाव को देखते हैं तो छठा भाव आपका सबसे पहले वो सप्तम भाव को नेगेट कर रहा है, सप्तम भाव को नेगेटिव कर रहा है। एक दूसरा, छठे भाव में बैठे ग्रह की सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी बताइए आप लोग? छठे भाव में बैठे ग्रह की सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 12th भाव पे। अब आप लोग स्वयं बताइए, 12th भाव अलगाव है। 12th भाव क्या है? अलगाव है। तो यह अलगाव करा देगा, यह अलगाव करा देगा। अब इस कुंडली में देखिए, छठे भाव में कौन बैठे हैं? सूर्य बैठे हैं, शनि बैठे हैं। ये तीसरे भाव में। छठे भाव में कौन है? चंद्रमा है। तो इन तीन की दशा में अब यार ये क्या इफ्लेक्शन में है, इफ्लेक्टेड है या नहीं वो देख लीजिए। शनि इफ्लेक्टेड आपको दिख रहे हैं? इस कुंडली के अंतर्गत शनि किसी भी प्रकार से इफ्लेक्टेड है? सन से इफ्लेक्टेड। जब शनि की दशा इस जातिका के जीवन में आएगी तो इसे समस्या होगा, खासकर दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत समस्या होगा। कहाँ समस्या आएगी? छठे भाव समस्या आएगी और सूर्य के कारण समस्या आएगी। ठीक है। दूसरा, चंद्रमा इफ्लेक्टेड आपको दिख रहे हैं इस कुंडली में? चंद्रमा इफ्लेक्टेड नहीं है। तो चंद्रमा की दशा में कोई ज्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी शनि की दशा आएगी तो इस जातक के लिए वो उचित नहीं होगा। और जब सूर्य की दशा आएगी तो भी इस जातक के लिए यह उचित नहीं होगा। परंतु फिर भी मैं कहूं, यह ज्यादा प्रभावी नहीं है, यह ज्यादा समस्या क्रिएट नहीं करेगा इस जातिका के जीवन में। ये दोनों ज्यादा समस्या क्रिएट नहीं करेंगे। नहीं नहीं, लॉर्ड को नहीं देखना है। जितने नियम हैं, जितने सूत्र हैं वहीं तक रहिए अभी। लॉर्ड पे जब आएंगे तो बातचीत करेंगे हम लोग उस पे। जी। तो शनि और सूर्य की दशा में भी जातिका को ज्यादा समस्या देखने को दाम्पत्य जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सूर्य की दशा जो है वो 17/11/2022 से 11/10/2023 तक चली है। 11/10/2023 तक चली है। तो इस जातिका को ज्यादा समस्या दाम्पत्य जीवन में देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? गुरु कहाँ बैठे हैं, थोड़ा गुरु को देख लीजिए। गुरु पंचम भाव में एकादश भाव में बैठे हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि जा रही है शनि और सूर्य के ऊपर। गुरु की जब हम दृष्टि पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि गुरु की जब पांचवी दृष्टि जाती है तो पूर्व जन्म, गुरु अच्छी अवस्था में हो तो पूर्व जन्म के
कर्म जो है वो उस व्यक्ति के साथ होते हैं, उस भाव के लिए उपयोग होता है जो जिस भाव पे गुरु की पांचवी दृष्टि आ रही है। आपको किसी प्रकार से गुरु इस नववांश कुंडली में रिफ्लेक्टेड दिख रहे हैं? नहीं। जब गुरु की पांचवी दृष्टि शनि और सूर्य दोनों के ऊपर जा रही है तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में समस्या तो आएगी, लेकिन वो स्वतः ठीक भी हो जाएगी, उसमें विशेष कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि गुरु की पांचवी दृष्टि जा रही है। जैसे समस्या आएगा गुरु कहेंगे कोई बात नहीं, हमें आने दो समस्या को, ठीक है, वो चीजों को ठीक कर देंगे। जी। तो प्रॉब्लम देने वाले जो ग्रह हैं वो ऐसे हैं इस कुंडली में, देखिए, क्योंकि ये जो जातिका कुंडली है इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं दाम्पत्य जीवन को लेकर। तो दाम्पत्य जीवन को समस्या कौन दे रहे हैं? जो रूल अभी हम पढ़े उसके अनुसार तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव में बैठे ग्रह और 12वें भाव में बैठे ग्रह। तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह जो है वो किसी प्रकार पीड़ित है, या 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह किसी प्रकार पीड़ित है? देखिए, मंगल आपको पीड़ित दिख रहे हैं या फिर शुक्र आपको पीड़ित दिख रहे हैं? हमने देखा कि भाई ना शुक्र यहाँ पीड़ित हो रहे हैं ना ही यहाँ मंगल पीड़ित हो रहे हैं, ठीक है। शुक्र की दृष्टि मंगल की पड़ रही है, लेकिन मंगल जो है वो कार्यात्मक रूप में शुभ है, और मंगल के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि जो है वो स्पष्ट रूप में नहीं पड़ रही है। तो इस स्थिति में यह जो कुंडली है उसमें कोई समस्या विशेष हमें नहीं दिख रही। शुक्र और मंगल को लेकर तो समस्या कौन दे रहे हैं? जो सप्तम भाव में जो मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं वो समस्या क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। कैसे हमें यह देखना है कि वह इस जातक या इस जातिका का जो जीवन है वो इस, क्योंकि सबसे ज्यादा कुंडली यदि आपके पास आएगा तो वो दाम्पत्य जीवन को लेके आएगा, और उसमें ये आएगा कि ये नहीं आएगा कि कब शादी होगा, सबसे ज्यादा आपके सामने ये आएगा कि भाई मेरे दाम्पत्य जीवन जो समस्या चल रही है वो कब ठीक होगी, या जो समस्या हमारे जीवन में चल रही है वो कब तक ठीक होगी, ये कब तक चलेगी, कब आएगी। अभी तक हमने इन सब चीजों को देखा, अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? विवाह कब होगी, उसके बाद हम देखे विवाह में प्रॉब्लम कब आएगी, अब हम आगे देखेंगे विवाह में प्रॉब्लम कब ठीक होगी, विवाह के जो प्रॉब्लम है वो कब ठीक होंगे। एक सूत्र है उससे ही आप समझ जाइएगा, देखिए। नववांश कुंडली में अच्छे घरों में बैठे हुए ग्रह शुभ ग्रहों के संपर्क में होंगे, जब होंगे उन ग्रहों की अंतर्दशा में विवाह संबंधित समस्या ठीक होगी। अच्छे घरों में बैठे हुए ग्रह शुभ ग्रहों के संपर्क में जब होंगे उन ग्रहों की अंतर्दशा में विवाह संबंधित समस्या ठीक होगी, ठीक है। ये जो कुंडली हम लोग देख रहे थे इस कुंडली को, तो इस कुंडली में देखिए शुभ भाव में कौन बैठे हैं, शुभ भाव में कौन बैठे हैं? हमने चंद्रमा को देखा कि वो शुभ भाव में बैठे हैं। अब चंद्रमा के ऊपर किसी प्रकार किसी अशुभ ग्रह का आपको कुछ दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल चंद्रमा स्वच्छ है। चंद्रमा किसी शुभ ग्रह के साथ है, चंद्रमा किसी शुभ ग्रह के साथ आपको दिख रहे हैं।
शुक्र के साथ भी यह नहीं है यहाँ। तो इस स्थिति में भी चंद्रमा का जब दशा इस जातिका के जीवन में आएगा तो कुछ चीजें जो है इस जातिका की जीवन की वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ही ठीक हो पाएंगी, संपूर्णतः सारी चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि चंद्रमा सिर्फ सिंगल है, उसके साथ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हमें नहीं दिख रहा है जो ग्रह शुभावस्था में चंद्रमा के साथ युति में या किसी भी प्रकार संबंध में हो। एक और कुंडली जो थी, इस कुंडली पे हम लोग बात कर रहे थे कुछ दिनों से, मिथुन लग्न की कुंडली, आप लोगों को याद होगा। जी, ये देखिए, इसमें देखिए कि भाई समस्या कब ठीक होगी। सबसे पहले समस्या देखते हैं कि समस्या जो है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। उसे देखने के लिए सूर्य को देखिए, तीसरे में बैठे हैं राहु बैठे हैं, छठे में छठे में चंद्रमा मंगल है, और 12वें में गुरु बैठे हैं। सूर्य रिफ्लेक्टेड है राहु से, सूर्य जो है वो रिफ्लेक्टेड है राहु से, और साथ में केतु की दृष्टि जा रही है। उसके साथ राहु किसी प्रकार रिफ्लेक्टेड है या नहीं है। राहु सूर्य से रिफ्लेक्टेड है, क्योंकि सूर्य जो है वो एकादश के स्वामी बन रहे हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। तो ये दोनों की जब भी दशा आएगी तो जातिका के दाम्पत्य जीवन में समस्या देखने को मिलेगा। अंतर दशा की विशेषकर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा मंगल छठे में बैठे हैं। चंद्रमा किसी प्रकार रिफ्लेक्टेड है। चंद्रमा रिफ्लेक्टेड है, कैसे रिफ्लेक्टेड है चंद्रमा? चंद्रमा जो है वो गुरु की 7वीं दृष्टि से पीड़ित है, और गुरु जो है वो त्रिशराय होकर 12वें में जाके बैठ रहे हैं। गुरु की तुला लगने की कुंडली में गुरु सबसे बैड प्लानेट माने जाते हैं। दोनों घर जो उन्हें मिले हैं वो दोनों बुरे मिले हैं। गुरु की दृष्टि जा रही है चंद्रमा के ऊपर। युति किसकी है? मंगल की है। मंगल कहाँ का लॉर्ड है? मंगल ऐसे ग्रहों का लॉर्ड है जो न्यूट्रल है। उसे अच्छी अच्छी संगति मिलेगी तो अच्छे लोगों के साथ चला जाएगा, बुरी संगति मिलेगी तो बुरे लोगों के साथ चला जाएगा। तो यह भी चीजें खासकर ठीक नहीं है चंद्रमा के लिए, क्योंकि गुरु का प्रभाव आ रहा है, तो इस स्थिति में यह भी बिल्कुल उचित नहीं दिख रहा है। तो चंद्रमा की जब दशा इस जातिका के जीवन में आएगी तो चीजें ठीक नहीं रहेंगी। मंगल को देख लेते हैं। तो मंगल चंद्रमा के साथ है, मंगल जो है वो चंद्रमा के साथ युति में है, तो वो ठीक रिजल्ट देगा, परंतु गुरु की 7वीं दृष्टि जो है, जो गुरु त्रिशराय है उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो चंद्रमा के मंगल के ऊपर जा रही है। तो इस स्थिति में 50-50 का रिजल्ट देखने को मिलेगा इस जातक को, इस जातिका को, मंगल की दशा में। लेकिन सूर्य राहु चंद्रमा इन तीनों की दशा में इस जातिका का जो जीवन है वो ठीक नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु, गुरु तो स्वयं स्वयं तीसरा है, लेकिन गुरु किसी प्रकार रिफ्लेक्टेड दिख रहे हैं हमें कुंडली में, वो देखिए। मंगल की 7वीं दृष्टि जा रही है, और चंद्रमा की भी दृष्टि जा रही है। चंद्रमा की दृष्टि जा रही है, अच्छी स्थिति में जा रही है, और मंगल की दृष्टि भी जा रही है, वो अच्छी स्थिति में जा रही है। तो गुरु की दशा जो है वो इस जातिका के लिए अच्छा रहेगा। जो सबको परेशान कर रहा है उसकी दशा बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन सूर्य की, राहु की, चंद्रमा की दशा इस जातिका के लिए ठीक नहीं होगी। ठीक है। अभी दशा किसकी चल रही है इस जातिका के जीवन में? अभी दशा चल रही है राहु के अंदर बुध की। बुध से किसी प्रकार संबंध आपको दिख रहा है? बुध की दशा में
परेशानी मान लीजिए इस जातिका के जीवन में आएंगी या आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं। इसी प्रकार आपको बुध का संबंध दिख रहा है इन किसी ग्रहों के साथ, मंगल, चंद्रमा, राहु, सूर्य, इन सब किसी के साथ बुध का संबंध आपको दिख रहा है, बताइए। या अभी हम ठीक होने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम परेशानियां देख रहे हैं कि परेशानियां आ कहाँ से रही हैं। यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे हम देखेंगे कि क्यों समस्या क्रिएट हो रही है इस जातक के जीवन में। शनि की दृष्टि पर, तो यहाँ तक हमने समझा कि भाई इस जातिका को जो समस्या क्रिएट हो रही है वो इन सब चीजों के कारण हो रही है। और दूसरी ये जो समस्या बुध के दशा में आ रही है, बुध जो बैठे हैं वो मंगल की राशि में बैठे हैं। ठीक है। यदि इसे और क्लियर हम करेंगे तो इसे हम ए, राशि तुल्य नवांश बनाएं तो और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। राशि तुल्य नवांश में और चीजें क्लियर हो गई, इसलिए राशि तुल्य नवांश का विशेष कर उपयोग किया जाता है। राशि तुल्य नवांश में देखिए बुध कहाँ चला गया, बुध छठे में चला गया, 3 से 8 12 चीजें और क्लियर होके आपको दिख गई। यहाँ ऐसी समस्या है, अब बुध पीड़ित हैं, 6 में चले गए हैं बुध, और बुध पीड़ित हैं या नहीं, वो आपको शनि की 10वीं दृष्टि बुध के ऊपर जा रही है। शनि 8वें के लॉर्ड हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई क्यों बुध के दशा में इस जातिका को समस्या मिल रही है, लेकिन कोई विशेष समस्या नहीं मिलेगी बुध के दशा में इस जातिका को, तो विशेष समस्या देखने को नहीं मिलेगा। अब ठीक कैसे होगा, अब ठीक कैसे होगा, पुनः हम नववांश कुंडली पे जाएंगे और नववांश कुंडली में हम देखेंगे कि भाई सबसे अच्छे ग्रह कौन है। सबसे अच्छे ग्रह यहाँ दिख रहे हैं कौन, देखिए। शनि जो है वो चौथे और 5वें के लॉर्ड हैं, अच्छी स्थिति में है। शनि पे किसी भी ऐसे ग्रहों की दृष्टियां जा रही हैं जो समस्या दे रहा हो, नहीं जा रही है। शनि की दशा इस जातिका के लिए ठीक रहेगी, हम पूर्णतः ठीक नहीं कह सकते हैं, ठीक रहेगी, क्योंकि शनि सिर्फ चौथे 5वें भाव के स्वामी होकर 5वें में बैठे हैं, लेकिन वो कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है। अच्छी स्थिति अर्थात किसी अच्छे ग्रहों के संबंध में नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमने प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम के बाद हमने देखा कि भाई अच्छे ग्रहों में बैठे हुए ग्रह शुभ ग्रहों के संपर्क में जब होंगे, ध्यान रखें इस जो शब्द है शुभ ग्रहों के संपर्क में जब होंगे, उन ग्रहों की अंतर साम विवाह संबंधित समस्या ठीक होगी। उन ग्रहों के अंतरदशा में विवाह संबंधित समस्या ठीक होगी।
इस कुंडली में शनि को छोड़कर और कोई ग्रह आपको नवभांश कुंडली में अच्छी अवस्था में दिख रहे हैं? देखिए, बताइए, जो अच्छे घर में बैठे हो और पीड़ित अवस्था में ना हो। एक बात और, मंगल की दशा भी इस जातक के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। मंगल की दशा भी इस जातक के लिए ठीक रहेगी। हाँ, केतु की युति लगने से है, अच्छा है। लेकिन आप सामने से देखेंगे तो सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है वो केतु पे जा रही है। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है वो केतु पे जा रही है। एक बात और, सूर्य की दशा में इस जातक को समस्या तो होगी ही निश्चित, लेकिन एक शब्द जो है उसे हमेशा याद रखिएगा, सूर्य कभी दूषित नहीं होता है। सूर्य को कोई भी ग्रह परेशान नहीं कर सकता है। सूर्य एक ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जिसपे किसी भी ग्रहों का कोई दबाव नहीं हो सकता है, उस पे कोई ग्रह उसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। क्यों? ये आगे क्लास में जब हम बढ़ेंगे तो आगे बात करेंगे कि क्यों। लेकिन सूर्य, इसे मान के चलिएगा कि सूर्य खुद समस्या दे सकते हैं। वो सूर्य किसी के साथ आकर समस्या आपको दे सकते हैं, लेकिन सूर्य की दशा में कोई और ग्रह आपको समस्या नहीं दे सकता है। यदि कोई दे रहा है तो सूर्य ही दे रहा है, क्योंकि सूर्य किसी ग्रह से पीड़ित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? सूर्य किस चीज का कारक है? आत्मा का कारक है ना। सूर्य किस चीज का कारक है? आत्मा का कारक है। क्या आत्मा कभी किसी चीज से दूषित होता है? ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है या फिर हमारे आत्मा के ऊपर पड़ता है? सिर्फ हमारे ग्रहों ग्रहों का जो प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, मन के ऊपर पड़ता है, चेतना के ऊपर पड़ता है, आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता है। सूर्य आत्मा है, तो आत्मा कभी दूषित नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझे कि भाई दाम्पत्य जीवन में कैसे समस्या आएंगी, कब विवाह होगा, कब समस्याएं ठीक होंगी। लेकिन यदि एग्जैक्ट इस कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में प्रमुख ऐसे कोई ग्रह नहीं दिख रहे हैं जिसमें अच्छे से सारी समस्या ठीक हो जाए, विवाह अच्छे से चल पाए। यह जो कुंडली है वो स्पष्ट रूप में यही बता रही है कि ये जो जातिका का जीवन है वो विवाह संबंधित संघर्षमय ही रहेगा, क्योंकि इतने सारे प्लानेट जो हैं वो 3 6 12 में चले गए हैं। 5 5 प्लानेट गए हैं 3 6 बार। 3 में गए हैं, 6 में गए हैं, 12 में गए हैं। तो इस स्थिति में इस जाति का जो जीवन है विवाह को लेकर वो संघर्षपूर्ण ही रहेगा। ठीक है, एक मेष लग्न की कुंडली बनाइए। एक मेष लग्न की कुंडली बनाइए। राहु थर्ड हाउस, मंगल और सूर्य सप्तम भाव में। मंगल और सूर्य सप्तम भाव में। शुक्र गुरु और शनि। शुक्र गुरु और शनि अष्टम भाव में। चंद्र केतु और बुध नवम भाव में। ये कुंडली आप लोगों ने पहले भी बनाया होगा।
पिछली कुंडली ही है। कुंडली बन गई। राहु तीसरे भाव में, मंगल और सूर्य सप्तम में, शुक्र गुरु और शनि अष्टम में, चंद्र केतु और बुध, चंद्र केतु और बुध नवम में। तो आप लोग मुझे यह बताइए, शनि की अंतर्दशा में विवाह इस जातक की कैसी चलेगी, बताइए। आप लोग का प्रश्न है। जी। बहुत खराब। विक्रम जी, आप सिर्फ जुपिटर को देख रहे हैं या फिर जुपिटर के लॉर्डशिप को देख रहे हैं, वो बताइए। आप सिर्फ जुपिटर को देख रहे हैं, जुपिटर की लॉर्डशिप को, या बताइए हमें। आप देख किसे रहे हैं लॉर्डशिप को, चलिए ठीक। ये जो कुंडली है, ठीक है, कौन बैठे हैं? शनि हैं, गुरु हैं और शुक्र हैं, ठीक है। शनि गुरु शुक्र के होने के कारण अष्टम भाव में शनि के साथ गुरु और शुक्र है। गुरु हैं, गुरु कहाँ के लॉर्ड हैं? नाइन्थ हाउस के हैं और ट्वेल्थ हाउस के हैं। नौवा भाव जो है वो भाग्य का है, अच्छा है, त्रिकोण है, और 12वां भाव न्यूट्रल है, ठीक है। आगे एक बहुत अच्छा रूल है, उसे लिख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। गोल्डन पॉइंट है, लिखिए इसे। कहता है, किसी डिवीजन किसी डिविजनल चार्ट का किसी डिविजनल चार्ट का संबंधित संबंधित भाव का स्वामी हमेशा शुभ होता है। किसी डिविजनल चार्ट का संबंधित भाव का स्वामी हमेशा शुभ होता है। तो जब हम देख रहे हैं नववांश कुंडली, तो इसका डिविजनल चार्ट डिविजनल जो इस चार्ट के अंदर भाव कौन सा है, कंसर्न भाव कौन सा है, यह आपको देखने को मिलेगा सातवां। सातवें भाव को लेकर हमें आए हैं क्योंकि जीवन साथी नववांश है। तो सप्तम भाव का स्वामी जो है वो सदैव शुभ है इस कुंडली के अंतर्गत। जैसे पारस लेते हैं हम लोग लग्न कुंडली में 1, 5, 9 और 10 को, वैसे ही नववांश में पारस कौन है आ गया साथ में? सप्तम भाव का स्वामी आ गया। तो सप्तम भाव का स्वामी शनि के साथ बैठा है और साथ में गुरु बैठे हैं। तो शनि की दशा इस जातक के लिए बिल्कुल बेहतर जाएगी, शनि की दशा में कोई समस्या नहीं आएगी। अब गुरु की दशा, गुरु की दशा बताइए कैसी रहेगी।
गुरु की दशा देखिए कैसे ठीक जाएगी या कैसी जाएगी। गुरु नौ भाव के लॉर्ड हैं, इसके साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, लेकिन साथ में और कौन है, शुक्र भी है। शनि को एक और लॉर्ड कौन सा मिला है, दसम भाव का मिला है। तो गुरु की भी दशा ठीक जाएगी, 70-30 रख लीजिए, अच्छी जाएगी, कोई समस्या इसमें भी नहीं आएगी। लेकिन शुक्र की दशा इस जातक को परेशान करेगी। अभी मैंने क्या कहा कि भाई सप्तम भाव का, इस कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी बहुत अच्छा है, वो बेनिफिक है, अच्छी स्थिति में है। लेकिन पुनः मैं कह रहा हूं कि इस भाव का जो स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी जो शुक्र है, कि शुक्र की दशा खराब जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि शुक्र जो है वो 12th भाव के स्वामी के साथ आ गए और 11th भाव के स्वामी के साथ आ गए। तो इस स्थिति में शुक्र की जो दशा है वो इस जातक के लिए अच्छी नहीं जाएगी, समस्यादायक जाएगी। शुक्र खुद सब कुछ देकर इसके पास कुछ नहीं बचा, ऐसी स्थिति आप रख लीजिए। जैसे भोले भंडारी है ना भगवान, उनके पास कुछ नहीं है, वैसे ही शुक्र यहाँ हो गया कि वो सब कुछ बांट दिया लोगों में और इसके पास तो कुछ नहीं बचा। फिर ये बेचारा मार खा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद आता है, क्या विवाह विदेश में होगा या नहीं, या किसी विदेशी व्यक्ति से आपका विवाह होगा या नहीं। आपके ही संप्रदाय से है लेकिन वो विदेश में फॉरेन में सेटल्ड है, क्या उसका, जी, क्या उसका, आपका जो विवाह है वो फॉरेन में होगा या नहीं, वो बताइए। वो कैसे होगा, उसे कैसे देखेंगे? तो सिंपल रूल है, सप्तम भाव और द्वादश भाव का स्वामी किसी भी प्रकार एक संबंध में आ जाए तो आपका जो विवाह है वो विदेश में होगा। आपका जो विवाह है वो विदेश में होगा या घर से दूर होगा, अत्याधिक दूर होगा। द्वादश भाव का स्वामी यदि सप्तम में आ जाए, सप्तम का स्वामी यदि द्वादश में चल जाए, सप्तम और द्वादश का स्वामी यदि एक साथ युति में आ जाए, या सप्तम या और द्वादश के जो स्वामी है वो एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बनाए, तो भी इस स्थिति में विवाह, विदेश में विवाह होने के योग हैं। लेकिन उसके लिए देखना आवश्यक क्या है, जो योग बना रहे हैं ग्रह वो अच्छी स्थिति में है या नहीं, 3 6 8 बार, 3 6 8 में गए हैं या नहीं, क्योंकि अभी 12 भाव को तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसे हम लेंगे। तो 3 3 6 8 में गए हैं या नहीं, या फिर वो इफ्लेक्टेड रूप में है, पीड़ित अवस्था में है या नहीं, इन चीजों को हमें देखना है। उसके बाद दूसरा, प्रेम विवाह के योग आप लोग हमें बता दीजिए। ना हिंट तो आपको अभी तक मिल चुका होगा, जो आप प्रेम विवाह के योग हमें बता सकते हैं। बताइए किन्हें अनम्यूट किया जाए, कौन हमें बताएंगे प्रेम विवाह के योग। अच्छा है, एक ही एक भाव और इसमें आएगा, 5 7 और 9, पांचवा सातवां और नौवा। पांचवें भाव का स्वामी यदि सातवें में चला जाए, सातवें का स्वामी यदि पांचवें में चला जाए, यदि सातवें का स्वामी नौवें में चला जाए तो भी यह एक प्रेम विवाह को दर्शाता है। क्योंकि यह पांचवें से पांचवा है, भयात भाव उनको देंगे तो हम पांचवें से पांचवा नौवा। तो इस स्थिति में सातवें का स्वामी यदि नौवें में चला जाता है, नौवें का स्वामी यदि पांच सातवें में चला जाता है, तो भी एक ये विवाह योग को दिखा रहा है, जो प्रेम विवाह को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ जो प्रेम विवाह होगा वो घर से थोड़ी दूरी पे होगा, क्योंकि नवम भाव इस्तेमाल में आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे कैसे विवाह के उपाय। कल तो क्लास नहीं होगी, अब सोमवार को क्लास होगी। कल शनिवार रविवार जो है वो वास्तु की क्लास रहेगी, और अगली कक्षा में हम बात करेंगे कि कौन से उपाय करने से, क्या यूटिलाइज करने से दाम्पत्य जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आज की कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। बताइए विक्रम जी। हाँ है।
मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ अपने साइड से, आप लोग। जी, बताइए। अ, जी गुरु जी, आपने स्टार्टिंग में कुछ कुंडली में बताया कि किसी ग्रह को कोई अफेक्टेड ना कर रहा हो, बट मैंने एक चीज देखी बीच में, उस ग्रह को केतु या राहु की कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ रही थी, पंचम या नवम। तो उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें मुझे कंफ्यूजन है कि क्या उनकी दृष्टि क्या नहीं इनको अफेक्टेड करेंगी क्या? उसे हम नहीं लेंगे अभी। अभी अच्छा। हम लोगों का जो दिमाग है वो इतना बेहतर नहीं हो पाया है कि राहु और केतु की दृष्टि को हम ले सकें। अभी उसे छोड़ते जाइए। अभी राहु केतु की सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है, पांचवी और नौवीं जी दृष्टि अभी नहीं होती है, यहाँ मानकर चलेंगे। जी किसी भी जी कुंडली में जी आपको पांचवी और नौवीं दृष्टि को नहीं लेना है, सिर्फ सातवीं दृष्टि को लेके चलिए। जी गुरु जी, एक छोटा सा प्रश्न और। जैसे आप एफ्लिक्टेड में कहते हैं कि मैंने सुना हुआ है कि पाप करती दोष में क्या वो ग्रह एफ्लिक्टेड माना जाएगा? एक मन में आया था प्रश्न, पाप करती दोष में। पाप कर्तृ कहने का तात्पर्य है उसके आगे और पीछे यदि दोनों पाप पाप जी ग्रह बैठे हैं और बीच में वो शुभ ग्रह आ जाए तो वो अफ्लिक्टेड माना जाएगा, निश्चित जी माना जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से लेके चल रहे हैं विक्रम जी, उसे वैसे ही बढ़ने दीजिए, ठीक है? जी क्योंकि जी 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 ज्योतिष जो है वो सदैव सरल और सटीक है। सरल है और तब सटीक है। यदि आप इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ले आएंगे, जैसे भी आपने क्या कहा कि भाई ए आ जाएगा तो वो कैसे काम करेगा, तो वहां चीजें जो है वो बहुत बेकार फील हो जाएंगी, फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि पाप खत्री जो है वो कुछ कुछ चीजों के लिए वो बाध्य है। जैसे हम चलते हैं जब प्रत्यांतर दशा में, तो प्रत्यांतर दशा में कुछ रूल हैं जो हम अप्लाई करते हैं, वैसे ही पाप करते हैं भी कुछ रूल हम लगाते हैं, उसके बाद उसे लेते हैं। जी तो अभी जो जी रिफ्लेक्शन के लिए थैंक आपको बताया गया है उस पे ही रहिए। बताइए प्रवीण दत्ता जी। जी थे, सर जो भी मैरिज के लिए देखना है वो नवांशा में देखना है, राशि तुल्य नवांशा में नहीं। राशि तुल्य नवांशा जो है वो आपके लग्न कुंडली और नवांश कुंडली का एक एडवांस वर्जन है। बस इतना ही समझ लीजिए। जैसे मतलब मान लीजिए 5 मिनट आपका समय आगे पीछे हो रहा है, 5 मिनट आपको समय आगे पीछे है, तो उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा नवांश चार्ट आपका बदल जाएगा। लग्न बदल जाएगा, ग्रह वही रहेंगे, सिर्फ लग्न बदल जाएगा। अब लग्न बदलने के कारण जो ग्रह बैठा है फर्स्ट हाउस में वो जाके तीसरे में बैठ जाएगा। हम्म, तो इसलिए हम राशि तुल्य नवांश को लेते हैं, चीजें और क्लियर करने के लिए और क्लियरिटी के लिए हम राशि तुल्य नवांश को लेते हैं। जैसे हम दशमांश पे आएंगे तो हम उसमें राशि तुल्य दशमांश को लेंगे। ऐसा नहीं कि राशि तुल्य नवांश ही सिर्फ है, राशि तुल्य दशमांश भी आएगा, राशि तुल्य षष्ठ्यांश भी आएगा। तो राशि तुल्य हम इसलिए बनाते हैं कि समय हम लोगों को नहीं पता है कि भाई समय जो है एक्यूरेट कब है, जिस वक्त हमारा जन्म हुआ है। और 1 मिनट का अंतर हुआ तो चंद्रमा बदल जाएगा। चंद्रमा कितना बड़ा रोल हमारे जीवन में अदा करता है। थोड़ा सा चंद्रमा यदि बदल गया, जैसे 13.20 डिग्री तक एक नक्षत्र है, फिर 13.20 से 26.40 तक दूसरा नक्षत्र है, फिर एक और चरण आ जाएगा। तो मान लीजिए अश्विनी भरणी कृतिका, ये 3 नक्षत्र हैं। चंद्रमा यहाँ आया हुआ है। यदि आपका जन्म जो है वो अश्विनी में हो गया तो आपका जो दशा है वो केतु से चलेगा। ध्यान देने वाली बात है, केतु से चलेगा। यदि आपका जन्म जो है वो कृतिका में हो गया तो आपका जो दशा है वो फिर आपका अश्विनी भरणी में हो गया तो आपका जो दशा है वो शुक्र से चलेगा। यदि आपका जन्म कृतिका में हो गया तो आपका दशा जो है वो सूर्य से चलेगा। और दशा पे ही हम तो जब बात करते हैं वो हमारी बातचीत तो यही होती है आप लोगों से कि वे दशा पे ही आपका भाग्य निर्भर है। क्या देगा क्या नहीं देगा वो दशा है और कुछ नहीं है। दशा यदि पकड़ में आपको अच्छे से आ गई तो कुंडली देखना आपने सीख लिया। अब चंद्रमा यदि थोड़ा भी बदल गया तो पूरी की पूरी आपके भाग्य को बदल देगा वो। इसलिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कुंडली में। सूर्य के बाद चंद्रमा ही माने जाते हैं। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है तो चंद्रमा मन का कारक है। अभी तो ग्रह को हमने पढ़ा ही नहीं है, ग्रह को सिर्फ हम अभी समझे हैं कि ग्रह कैसे काम कर रहे हैं। जब ग्रह पे हम आएंगे, ग्रह को जब पढ़ेंगे तो बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी ग्रहों को लेकर। ठीक है। मतलब जिसका टाइम क्लियर है उसका नवांशा बना के हम मैरिज का सारा देख सकते हैं।
हाँ, यदि नवांशा में हम नहीं मिल रहा है तो हम राशि तुल्य नवांशा में जाएंगे। हाँ तो हाँ, राशि जाएंगे। तुल्य नवांशा से और सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। सर एक जनरल पूछ लूं आपसे कि जैसे जेब में बरकत के लिए क्या करना चाहिए?